Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is Padma Awards 2021. This year the President has approved conferment of 119 Padma Awards. तो इस साल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किए हैं 119 पद्म अवार्ड्स। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं किसकी, पद्म अवार्ड्स की। अगर मैं बात करूं तो आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि लिस्ट जो पद्म अवार्ड्स है इसमें कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं। पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण एंड थर्ड इज पद्म श्री। तो तीन ये जो अवार्ड्स हैं जो पद्म अवार्ड्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण क्या है, ये सेकंड सिविलियन अवार्ड है, सेकंड सिविलियन अवार्ड है जो हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में दिया गया है आफ्टर द भारत रत्न। तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में कौन सा है, वो है भारत रत्न। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में सबसे जो बड़ा अवार्ड है या पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर मैं बोलूं तो वो कौन सा है, भारत रत्न। तो सेकंड जो अवार्ड है वो कौन सा है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो किसने दिया है, प्रेसिडेंट ने दिया है। तो इस जो ईयर अवार्ड किस किस को मिला है, शिंजो अबे। शिंजो अबे कौन है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है जापान के, उनको पब्लिक अफेयर्स के लिए ये अवार्ड मिला है, पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। सेकंड इज एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको ये पॉस्थमस ये अवार्ड दिया गया है फॉर द आर्ट के लिए। आपको पता होगा कई स्टूडेंट्स को कि ये जो एसपी बाला सुब्रमण्यम है ये कौन है, ये एक सिंगर रहे हैं, बहुत अच्छे इंडियन क्लासिकल सिंगर रहे हैं। तो इनको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, आर्ट की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो पॉस्थमस का क्या मतलब होता है कि पॉस्थमसली देना, मतलब अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है तो इनको ये अवार्ड पॉस्थमसली दिया गया है। थर्ड इज बेले मोनापा हेगड़े, इनको दिया गया है मेडिसिन के लिए। नंबर फोर्थ इज मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको दिया है स्पिरिचुअलिज्म के लिए। उसके बाद जो कैटेगरी है पद्मा अवार्ड्स में वो है पद्म भूषण की। पद्म भूषण क्या है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर द पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। तो ये दिया गया है कृष्ण नायर शांता कुमारी को, किसके लिए, इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तरुण गोगोई कौन रहे हैं, ये एक्स सीएम रहे हैं असम के, इनको ये पॉस्थमस अवार्ड मिला है पब्लिक अफेयर्स में। चंद्रशेखर कामरा, इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। सुमित्रा महाजन जो कांग्रेस के टाइम पे लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट इज काल्बे सतीक, इनको भी पॉस्थमस अवार्ड मिला है, किसके लिए, स्पिरिचुअलिज्म की कैटेगरी में। तो ये आपको कुछ अवार्ड्स हैं, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पद्म अवार्ड्स जो हैं ये किसके द्वारा दिए जाता है और ये हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया में वो कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो आपको क्रोनोलॉजिकली आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे कौन सा है, सेकेंड नंबर पे कौन सा है। तो इस ईयर जो इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूंगी कि पद्म विभूषण एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि पब्लिक अफेयर्स में किसको मिला है, आर्ट्स में किसको मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है और अदर्स कैटेगरी में किसको मिला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे। तो ये न्यूज में क्यों है ये, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है। उन्होंने रिलीज किया है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे। ये एक लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे है ऑन रिस्क फैक्टर्स एंड हेल्थ सिस्टम, किसके लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो पहले मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपके जेके एसएसबी के सिलेबस में जो नया सिलेबस जो है फाइनेंस
सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस आउट हुआ है उसमें एक टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज, इट्स क्योर एंड प्रिवेंशन। तो आपको जो है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं। कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स दो, जैसे मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, देन ये जो आपका ये जो कोरोना वायरस इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज, सार्स वायरस इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज। तो नाउ यहाँ जो न्यूज में है वो न्यूज क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज का एक सर्वे किया है, एक मॉनिटरिंग सर्वे किया गया है, जो रिलीज किया है किसने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने। तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है कौन कौन सी है, इस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे हार्ट की डिजीज हो गई, डायबिटीज इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी अगर कोई डिजीज है, लंग्स को कोई इफेक्ट कर रही है तो दैट इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर इज ऑल्सो द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो एक पर्सन से अदर पर्सन जो इजिली ट्रांसमिट ना हो। तो हम कुछ टेक अवेज की बात करते हैं कि इस सर्वे में क्या क्या जो हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज किया है। ठीक है, क्या रिलीज किया है, while 2 in 5 adults have 3 or more risk factors for non-communicable diseases in India। 5 में से 2 लोगों को कहीं ना कहीं जो कुछ रिस्क फैक्टर है किसका, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इंडिया में। और मैं बात करूं ओवरवेट और ओबीस की, तो मोर देन 1 in every 4 एडल्ट्स, ठीक है, 4 में से एक जो बच्चा है या एडल्ट है वो ओवरवेट है, ओबीस है। और टोटल एडल्टेंट्स जो जितने भी हमारे कंट्री में हैं उसके 6.2% जो हैं वो ओबीस हैं। तो एक है ब्लड प्रेशर की मैं अगर बात करूं तो 10 एडल्ट्स में से 3 एडल्ट्स को जो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये रेस ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है, प्रेशर जो है वो ऊपर वाली लाइन में है। तो रेस ब्लड ग्लूकोज जो है वो हमारी कितनी पॉपुलेशन को है, 9.3% जो हमारी पॉपुलेशन है आर इफेक्टेड बाय द रेस ब्लड शुगर ग्लूकोज। तो इनसफिशिएंट पब्लिक फिजिकल एक्टिविटी, मोर देन 2 in 5 एडल्ट एंड 1 in 4 एडल्ट जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आपको फिट रहना है तो आपको जो है फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। आपको एटलीस्ट हफ्ते के 5 दिन में आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि आपको जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उससे आप बच सके। तो आज के टाइम पे हमें देख रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इतना ज्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। हर दूसरे या तीसरे या चौथे इंसान को जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम है। 40 से 50 इयर्स के बीच में जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो आजकल एडल्ट्स को भी देखने को मिलती है। ओवरवेट जो है, हमारी जो खाने पीने का जो हमारा सिस्टम है, जो हम फास्ट फूड की ओर ज्यादा जो टिल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ये कुछ जो है टेक अवेज जो है गवर्नमेंट ने देखे हैं, ठीक है। तो क्या, और ऊपर से 1 in every 3 एडल्ट एंड मोर देन 1/4 proportion ऑफ मैन, मतलब 1/4 proportion कितना होता है, 25% जो मेन है वो किसी ना किसी टबैको को किसी ना किसी फॉर्म में जो है कंज्यूम कर रहे हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं। कितने परसेंट, 25% लोग। तो ये जो सर्वे था ये कंडक्ट किया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017 एंड 18। तो इस सर्वे का पर्पस क्या था कि हम कलेक्ट कर सके कोई भी रिलायबल बेसलाइन डाटा को ऑन की इंडिकेटर्स, जैसे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी हमने सेलेक्ट की हैं। तो ये सब रिलेटेड किससे रिलेटेड है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एंड नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस action plan. So this is the first of its kind of a comprehensive survey on the non-communicable diseases using the standardized tools and methods covering the age group of 15 to 69 years, males and female residing in urban and rural area of the country. ठीक है, तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और मलेरिया जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। थर्ड न्यूज इज व्हाट इज लॉ कमीशन। तो मैं लॉ कमीशन की बात करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने
ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होम और लॉ मिनिस्ट्रीज को बोला है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि 3 साल से ज्यादा टाइम होने को है, अभी तक जो है आपने लॉ कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है, जो उनकी सीट है चेयरपर्सन की, वो वेकेंट है. द पोस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स हैव बीन वेकेंट एवर सिंस द 21st लॉ कमीशन अंडर द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस. 21st लॉ कमीशन किसके अंडर थी? जस्टिस BS चौहान completed its tenure in August. The government approved the constitution of the 22nd law commission on February 19. However, it has not appointed the chairperson and members till date. तक अभी जो इसके चेयरपर्सन है और इसके मेंबर्स हैं, अभी तक ये जो है ये अपॉइंट नहीं हुए हैं. तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ लॉ कमीशन की. लॉ कमीशन है क्या? इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कौन एस्टैब्लिश करता है? एस्टैब्लिश बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, पहली लॉ कमीशन हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की कब एस्टैब्लिश हुई? 1955 में. और इसका टेन्योर क्या रहता है लॉ कमीशन का? 3 years. फंक्शन क्या है इसका? इट इज एडवाइजरी इन नेचर. ये एडवाइज करती है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर द लीगल रिफॉर्म्स इन इंडिया. तो जो इसकी रिकमेंडेशन है, वेदर दे आर बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर. फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन 1834. पहली लॉ कमीशन हमारे जो इंडिया की, अगर मैं बात करूं, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं कर रही अभी, मैं इंडिया की बात कर रही हूं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज पहली लॉ कमीशन जो थी वो कब बनी? वो बनी थी 1833 एक्ट के अंडर. उस एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो 1834 में पहली लॉ कमीशन बनती है अंडर किसके? उसका चेयरमैन कौन था? मैकुले. ठीक है, मैकुले जो कमीशन थी, लॉ कमीशन, उसके अंडर बनती है. ये रिकमेंड करती है फॉर, इसने क्या रिकमेंड किया था? इट रिकमेंडेड फॉर द कोडिफिकेशंस फॉर द इंडियन पीनल कोड CRPC. ठीक है, इनके लिए इसने रिकमेंड किया था, इनके लॉ को कोडिफाई करने के लिए. तो अब जो 22nd लॉ कमीशन जो बनेगी, 22nd लॉ कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स ऑर्डर इन द ऑफिशियल गैजेट. तो इसमें कौन कौन होगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ ए फुल टाइम चेयरपर्सन, 4 full time members including member secretary. सेक्रेटरी कौन होगा इसका? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर. ठीक है, तो लॉ कमीशन का काम क्या है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है लॉज को विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रेलिवेंट एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड, एग्जामिन द एग्जिस्टिंग लॉज इन द लाइट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड प्रीएम्बल. और ये गवर्नमेंट को कन्वे करती है इट्स व्यू ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे व्यू जो रिलेट करता है किसी लॉ से या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से, दैट मे बी स्पेसिफिकली रेफर टू इट बाय द गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो ये जो है ये लॉ कमीशन का काम था. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली लॉ कमीशन कब बनी और इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बनी, इसका टेन्योर क्या था, और क्या जो ये एडवाइजरी बॉडी है, क्या इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं या नहीं बाइंडिंग होते हैं, और इलेक्शन कमीशन लॉ कमीशन जो है वो अब कौन से नंबर वाली बैठेगी. जैसे 22nd लॉ कमीशन जो है अब वो एस्टैब्लिश होगी, तो उसमें जो होंगे मेंबर्स जो होंगे वो कौन कौन होंगे. तो आपके लिए जो ये सब इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ इशुइंग ग्रीन बॉन्ड्स रिमेन हायर देन अदर बॉन्ड्स. तो ये न्यूज में है क्योंकि एक आरबीआई ने स्टडी की है, उसने नोट किया है कि जो कॉस्ट है इशू करने की ग्रीन बॉन्ड्स, वो जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं, वो जो है वो ज्यादा है देन अदर बॉन्ड्स. अदर बॉन्ड्स कौन कौन से? जैसे कॉर्पोरेट्स बॉन्ड हो गए या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए. किसकी वजह से? लार्जली ड्यू टू द एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से. तो मैं सबसे पहले बात करती हूं व्हाट इज बॉन्ड. आपने देखा है जितने भी अभी JK SSB के एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स जो है
किसी भी आप, चाहे आप अकाउंट असिस्टेंट की मैं बात करूं, फाइनेंस, चाहे मैं इंस्पेक्टर की बात करूं, चाहे मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स जो है आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके किसी भी तैयारी का। तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा बात अगर मैं करूं कि तो बॉन्ड्स की जो बात होती है बहुत ज्यादा होती है। तो बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड क्या है, बेसिकली बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, या तो अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो बॉन्ड एक क्या है, लोन है, जो क्या करती है, पब्लिक देती है कंपनी को। लेट्स से कोई कंपनी है, उसे जो है कोई स्टार्टअप कंपनी है, नई स्टार्ट होने वाली है। अब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको पैसा चाहिए होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अब कोई भी कंपनी होगी, उसके बाद इतना पैसा नहीं होगा कि वो जो कंपनी है वो खड़ी कर पाए, या तो वो लोन लेगा, एक ऑप्शन है उसके पास, या तो वो सीधा बैंक से जाके लोन लेगा, या तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनीज के शेयर जो है वो शेयर मार्केट में रेस करेगा, और एक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जो बॉन्ड है वो क्रिएट करे। तो बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, एक लीगल पेपर होता है जिसमें लिखा जाता है कि इतने जो पैसे हैं, इट इज जस्ट लाइक अ लोन, ठीक है, लोन की तरह ही होता है, जो लिखा जाता है कि इतने पैसे जो हैं इतने इंटरेस्ट पे इसको दिए जा रहे हैं। तो बॉन्ड क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है और लोन है गिवन बाय द पब्लिक टू अ कंपनी। तो अगर लोग जो है पैसा दे रहे हैं तो उसको हम सिंपल उसको बॉन्ड बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट पैसा किसी कंपनी को दे रही है तो हम उसको बोलते हैं सॉवरेन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। तो याद रखना, जब भी सॉवरेन वर्ड आए तो सॉवरेन से आपने क्या मेंशन करना है, गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं वो जो है वो मार्केट में उसका रिस्क जो होता है बहुत कम होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करते हैं सॉवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की। तो इसीलिए जो सॉवरेन बॉन्ड है ये गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज बॉन्ड। तो इसमें आरबीआई ने क्या देखा, आरबीआई ने देखा जो एवरेज कूपन रेट है ग्रीन बॉन्ड्स के लिए जो इशू किए गए हैं 2015 के बाद, इसकी मैच्योरिटी 5 या 10 साल से ज्यादा थी, उनमें जो है उसका जो कूपन रेट है वो रिमेन हायर देन द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड विद द सिमिलर टेन्योर। तो इसमें जो है कूपन रेट ज्यादा देखने को मिला है। बट अगर मैं यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड की बात करूं तो उसका जो टेन्योर है 5 से 10 साल का, उसके जो कूपन रेट है वो लोअर देखने को मिलते हैं देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो मैं बॉन्ड की बात तो हो गई, बट ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड्स अगर कोई कंपनी है जो ग्रीन किसके लिए यूज होता है, गो ग्रीन आपने सुना होगा। ग्रीन जब भी यूज होता है वो रिन्यूएबल या सोर्सेज के लिए यूज होता है या तो क्लाइमेट के लिए यूज होता है। तो कोई भी आपकी कोई कंपनी है, अगर आप पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो कि कोई आप अपना पैसा कहाँ देना चाहते हो, कोई उस कंपनी में जो है वो कंपनी जो रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए जो कंपनी बनी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, ग्रीन बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रिसोर्सेज के लिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए यूज होंगे, उन पैसे को क्या बोलते हो आप, उन बॉन्ड को क्या बोलते हो आप, ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओनली 0.7% ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इशूड इन इंडिया सिंस 2018, ठीक है। तो अब जो है आरबीआई कह रही है कि हम जो है एक बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे, उससे जो होगा विच में हेल्प इन रिड्यूसिंग मैच्योरिटी मिसमैचेस, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट एंड लीड टू द एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इन दिस रीजन। तो क्या है ग्रीन बॉन्ड, क्या है इसकी डेफिनेशन, ग्रीन बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन स्पेसिफिकली टू सपोर्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ग्रीन बॉन्ड्स टिपिकली कम्स विद द टैक्स इंसेंटिव्स टू enhance their attractiveness to इन्वेस्टर्स। वर्ल्ड बैंक ने पहला ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड को जो था इशू करा, कब करा, 2009 में। तो आज तक अगर मैं बोलूं ग्रीन बॉन्ड्स की जो वर्थ है वो कितने बिलियन है, $157 बिलियन जो ग्रीन बॉन्ड की जो वर्थ है आज के टाइम पे वो इतनी ज्यादा है। तो आपको पता होगा कि ग्रीन बॉन्ड जो है वो लोग उसमें क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो आपने कभी सुना है कि जैसे आपके सोलर, आजकल सोलर इन्वर्टर्स का वो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने घरों पे सोलर इन्वर्टर्स लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इन चीजों में, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो टैक्स इंसेंटिव्स जो है उनको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो
ग्रीन बॉन्ड, लोग जो है वो ज्यादा ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज द ग्रेट रीसेट। तो आपसे पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ग्रेट रीसेट। ग्रेट रीसेट इज अ टर्म रिलेटेड टू व्हाट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? ग्रेट रीसेट एक प्रपोजल है। ये प्रपोजल किसने दिया है? बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू रीबिल्ड द इकोनॉमी सस्टेनेबली फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये कोविड के चलते जो भी हमारी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो सेटबैक लगा है उसको रीसेट करने के लिए आईएमएफ ने एक प्रपोजल दिया है। उस प्रपोजल का नाम है द ग्रेट रीसेट। इट वॉज अनवील्ड इन द May 2020 बाय द यूनाइटेड किंगडम्स प्रिंस चार्ल्स एंड WEF डायरेक्टर्स क्लॉस। तो इन्होंने जो है ये इस टर्म को जो है लाया है। तो ये टर्म किसके लिए है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल। तो उन्होंने आर्ग्यू किया है दैट द सिचुएशन हैज बीन made a lot worse by many factors including the pandemic devastating effects on global society, the consequences of the climate change and many more reasons. तो इन्होंने डिमांड किया है that the world must act jointly and swiftly to revamp all the aspects of society and economy. एजुकेशन से लेके सोशल कंट्रैक्ट तक। Every country must participate and every industry from oil and gas to technology must be transformed. तो एजेंडा क्या था? द एजेंडा ऑफ द ग्रेट रीसेट टचेज ऑन मेनी की इश्यूज। ठीक है, जैसे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? फर्स्ट इज द पहला इशू क्या हो सकता है? फर्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म। अब क्या है रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म को हमने बात की है। द WEF हैज बीन at the forefront of calling for stakeholder capitalism that looks beyond the traditional corporate focus on maximizing profit for shareholders। मतलब जो है आपको राइट फोकस करना है, राइट टू फोकस ऑन द डीपनिंग क्लाइमेट क्राइसिस। तो इन चीजों पे आपको इकोनॉमी जो है कैसे हम पहले की तरह जो है वो ठीक कर सके, या क्लाइमेट चेंज को हमने जैसे अब न्यूज में जैसे कुछ क्लाइमेट एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उनको रीजॉइन करना चाहिए 2050 पेरिस अकॉर्ड को ऑन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये सब है कि कैसे हम अपनी जो है हार्मनी मेंटेन करें और इकोनॉमी को हम अच्छे से जो है जितना भी नुकसान हुआ है उसको हम रीसेट कर पाए। First question of the day is Elon Musk SpaceX created a new world record by launching how many satellite on a single record। तो Elon Musk की जो कंपनी है SpaceX, क्या नाम है कंपनी का? SpaceX। तो उनकी जो कंपनी है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में एक ही रॉकेट में कितनी सैटेलाइट उन्होंने एक साथ जो है वो ड्रॉप की हैं? 143। तो इट्स अ बिग थिंग। Elon Musk spacecraft created a new world record by launching a 143 satellites on a single rocket। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ये जो सैटेलाइट्स थी वो छोटी छोटी थी, बट स्टिल 143 सैटेलाइट इन अ वन गो। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल जो था जो SpaceX रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट का नाम क्या है? उसका लॉन्च व्हीकल का नाम है Falcon 9 रॉकेट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि Elon Musk ने 143 जो सैटेलाइट्स थी वो स्पेस में एक गो में उन्होंने एक सिंगल रॉकेट के थ्रू जो लॉन्च की, तो वो लॉन्च की क्या नाम था उस लॉन्च व्हीकल का? Falcon 9 रॉकेट। Next question is recently India and Chinese troops physically clashed at which location in the Sikkim? तो answer is नकुला। ठीक है, तो नकुला इज अ प्लेस इन सिक्किम। तो वहां पे हमें ये जो थी इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में जो क्लैशेस जो थी वो देखने को मिली। तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ फिजिकल क्लैशेस जो हैं इंडिया और चाइनीज ट्रूप के बीच में देखने को मिली है। तो नकुला इज अ प्लेस इन Sikkim. So it was like thousands of kilometers away from the ongoing standoff at the at the line of actual control in the eastern Ladakh. ऐसा जो है इतनी ज्यादा हमें जो है नहीं देखने को मिला कि वहां पे ज्यादा क्लैशेस, बट जो न्यूज आई है इंट्रूजन्स की
वो आई है, और कौन सी जगह है वो, नाकुला। नाकुला इज अ प्लेस इन सिक्किम। रिसेंटली हु रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल द इनइक्वालिटी वायरस। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस। तो वो रिपोर्ट जो है वो किसने लॉन्च की है, रिलीज की है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस। ऑक्सफैम क्या है, ये एक कन्फेडरेशन है 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, जो किस पे फोकस करते हैं, फोकसिंग ऑन द एलिवेशन ऑफ द ग्लोबल पॉवर्टी। ये कब एस्टैब्लिश की गई, 1942 में। ये क्या है, एक मेजर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सफैम इज ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्सफैम इंटरनेशनल इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक कंट्री। तो आप जो है एटलस में आराम से यूरोप का मैप देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इन चारों में से लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है। तो मैं आपको पहले बता दूं लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसकी कोस्ट लाइन जो है नहीं होती, जो किसी भी वाटर बॉडीज के साथ नहीं मिलती, उसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्रीज। तो आप जो है अपना एटलस खोलें और देखें उन चारों में से कि लैंडलॉक कंट्रीज जो है इनमें से कौन सी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।